नमस्कार, 18 आवर स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन। क्लोजिंग कॉल्स देख रहे हैं आप। भारतीय बाजार के लिए हफ्ते की नई शुरुआत कमजोरी वाली है, लेकिन इस बचे हुए 1.5 घंटे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, कहां पर होंगे फोकस, ये सारी चीजें लेकर हाजिर हैं हम। आइए सबसे पहले इस बुलेटिन में क्या कुछ एलिमेंट्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं वहां से शुरुआत करते हैं। उसके बाद एक एक कर स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे। 2:05 पर यानी कि कुछ ही मिनटों में एफएनओ मार्केट चेक आपको बताएंगे कि इस वक्त मार्केट का सेटअप कैसा नजर आ रहा है। इसके अलावा 2:10 पर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं और आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बन सकते हैं। 2:40 पर ऑप्शन का चैंपियन हमारा एक खास सेगमेंट होता है। मार्केट एट 3 बजे एक्सचेंजेस पर जो ढेर सारी खबरें आई हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज क्लोज आपके लिए लेकर आएंगे। मार्केट एट 3 में 3:10 पर जब सिर्फ 20 मिनट बचे होंगे मार्केट क्लोजिंग पर, तब आपको बताएंगे बीटीएसटी एसटीबीटी मौके और साथ ही इवेंट्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ट्रिगर्स टू वॉच आउट पर ढेर सारे ट्रिगर्स हैं क्योंकि अर्निंग सीजन की हो चुकी है शुरुआत। चलिए लेकिन बाजार की बड़ी बातें देख लेते हैं कि बाजार में किस तरह का कारोबार हो रहा है। तो निफ्टी देखिए अभी भी करीब 85 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। 25,200 के बेहद करीब यहाँ पर निफ्टी कारोबार कर रहे। तो शुरुआती कारोबार से यहाँ पर निफ्टी में कमजोरी दिख रही है। बैंक निफ्टी हालांकि लोअर लेवल से देखें तो थोड़ी रिकवरी जरूर यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर मामूली गिरावट के साथ अब कारोबार हो रहा है। निचले स्तरों से करीब 250 अंकों से ज्यादा की रिकवरी निफ्टी बैंक, लेकिन वॉलेटाइल काफी ज्यादा है। कभी लाल कभी हरे निशान में निफ्टी बैंक दिख रहा है। काफी स्विंग यहाँ पर मूव देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक के बाद सेक्टर की बात करें तो आईटी ट्रंप के बयान के बाद से यहां पर दबाव और ज्यादा बढ़ा है। इन्फोसिस आज करीब 2% नीचे है और आईटी इंडेक्स भी 1% से ज्यादा की कमजोरी दिखा रहा है। आईटी के बाद एफएमसीजी और मेटल्स, ये दोनों ऐसे सेक्टर है जहां पर बिकवाली है। और एफएमसीजी नहीं, इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहां पर भी 4 दिनों की गिरावट के बाद बिकवाली ज्यादा यहां पर देखने को मिल रही है। मेटल्स भी दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल में मुनाफा वसूली है। मेटल्स यहां पर ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से दबाव में दिख रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस यहां पर तेजी दिख रही है। आज करीब 1% की तेजी है। एनबीएफसीज बाकी शेयर्स भी तेज है और एमएफएसएल करीब 1 से 1.5% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार कर रहा है। तो ये बाजार की कुछ बड़ी बातें। लेकिन बाजार के और भी ब्रॉडर मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर या शेयर्स है जहां पर ज्यादा एक्शन दिख रहा है। मानसी बताइए, बजट्स क्या हैं आज के? बिल्कुल विश्व मोहन, काफी मुश्किल था आज बजिंग स्टॉक्स निकालना क्योंकि मार्केट का सेटअप ही इतना कमजोर है। ऐसे में न्यूज फ्लो बैक्ड बजिंग मोमेंटम नहीं मिल रहा था। लेकिन हाँ, थीम्स और लार्जर कंट्रीब्यूशन जहां पर है उसके दम पर उन्हें ध्यान में रखते हुए बजिंग कैंडिडेट्स लेकर आए हैं हम। जैसे कि लार्जर कंट्रीब्यूशन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं टेलीकॉम प्लेज में। टेलीकॉम मेजर भारतीय एयरटेल की तरफ से नजर आ रहा है। आज दिन की शुरुआत से ही स्टॉक में एक मोमेंटम है और वॉलेटाइल मार्केट में भी ये स्टॉक एटलीस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। और नतीजों के लिहाज से भी नतीजों के सीजन की शुरुआत में ही भारतीय एयरटेल के भी नंबर्स आ जाते हैं। तो नंबर्स ऑलरेडी स्लेटेड हैं कुछ ही दिनों में और उससे ठीक पहले ये मोमेंटम है, इस पर नजर होनी चाहिए। अडानी पोर्ट्स, एसबीआई इनफैक्ट आज हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी हैं और 883 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इमीडिएट बेसिस पर 900 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। उसके बाद फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है। अच्छी तेजी और बैंकिंग मेजर है तो एसबीआई पर भी नजर रहनी चाहिए। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में अडानी पोर्ट्स और एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स हैं। अच्छा, बजाज ऑटो भी आज सुबह ही और यहाँ से भी ऑटो का खेमा। आज बाजार की शुरुआत जब हुई तभी हम देख रहे थे कि कंसर्न्स थे, बावजूद इसके एकमात्र सेक्टर जो कि परफॉर्म कर पा रहा था वो ऑटो सेक्टर था। हाँ, उसके बाद हमने देखा पीएसयू बैंक थीम भी काफ़ी अच्छा चले और वहाँ से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो दिखा। इसके तरफ लगभग सारे सेक्टर्स में बिकवाली थी, लेकिन ऑटो मेजर्स पर भी नज़र होनी चाहिए। सरकारी बैंक शेयरों में अच्छा खासा एक्शन है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इन तमाम स्टॉक्स में मजबूती नज़र आ रही है। और वो भी ऑफकोर्स इतना बड़ा मजबूती का एक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, हर तरफ गिरावट है, तो कुछ तमाम स्पेसेस है जहाँ पर थोड़ा बहुत जहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। नतीजों से पहले आईटी शेयर्स फोकस में रहेंगे। देखिए, टीसीएस के नंबर्स के साथ अच्छे नतीजों की शुरुआत हुई। अब इसके बाद एचसीएल टेक के नंबर्स आज आने वाले हैं, बाजार बंद होने के बाद आएंगे। अनुमान एचसीएल टेक के नतीजों से भी अच्छे हैं। उसके बाद टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट के नंबर्स कल आने वाले हैं। उन नंबर्स पर भी फोकस है हमारा। लेकिन मार्केट में अगर आईटी सेक्टर की चाल को
देखें, एक अपसाइड एक्शन दिखाने के बाद अच्छे नतीजों के बावजूद हम देख रहे हैं, अनुमान अच्छे नतीजों के हैं, उसके बावजूद आईटी स्पेस में मोमेंटम नहीं है। शायद मार्केट का टेक्सचर, सेंटिमेंट खराब है, ये भी एक वजह हो सकती है। और आईटी सेक्टर ऑलरेडी हम देखते हैं चैलेंजिंग सिनेरियोज वहां पर नजर आते हैं। अच्छा, जेफरीज की एक बुलिश रिपोर्ट आई थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, और करंट लेवल्स जो कि 767 के हैं वहां से 19% की अपसाइड ये जेफरीज की रिपोर्ट इस स्टॉक के लिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मानकर चल रही है। और हम देख रहे हैं स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट, 0.5% की गेंस तो है ही जेफरीज की। अगर इस रिपोर्ट को माने तो यहाँ से फर्दर 19-20% के अपसाइड नजर आ सकते हैं। लॉन्ग्स बिल्टअप के कुछ कैंडिडेट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। MCX, HDFC, AMC, फेडरल बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर ताज़ा खरीदारी, इनकी बाइंग इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। और लॉन्ग्स बिल्टअप की ही लिस्ट में अगर आप देखेंगे, मुथूट, मनप्पुरम फाइनेंस, KEI इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स भी हैं। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स यहाँ, यानी कि जहां पर बिकवाली छटती हुई दिख रही है, कन्विक्शन बढ़ रहा है, उस लिस्ट में बजाज ऑटो है, इंडिगो है, आज सुबह हमारे एक एक्सपर्ट के रेडार पर भी था, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है, एयू स्मॉल फाइनेंस भी है। और जहां बिकवाली ज्यादा हावी हो रही है, वो लिस्ट, वो फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन उस लिस्ट की भी अगर बात करें तो ज्यादातर प्लेयर्स जो हैं कंजम्पशन बास्केट से हैं, कुछ तमाम सीमेंट प्लेस हैं, लाइक्स ऑफ पिडिलाइट, जाइडस, इटर्नल, PNB, इन तमाम में बिकवाली देख रहे हैं। सो ऑन एंड ऑल मार्केट का सेटअप जो है कमजोरी वाला है विश्वमोहन, लेकिन कमजोरी इक्विटी मार्केट्स में है। कमोडिटी मार्केट में कमजोरी हो या बढ़त हो, लेकिन न्यूज फ्लो आज ढेर सारे हैं। MCX के लिए चांदी की डिलीवरी अब आसान है, ये एग्जैक्टली क्या कुछ है, उसके मायने क्या बन रहे हैं विश्वमोहन? देखिए, चांदी की जो शॉर्टेजेस है फिजिकल मार्केट में, तो उससे हो क्या रहा है कि चांदी की अगर डिलीवरी, हालांकि अभी चांदी की डिलीवरी जो नवंबर के महीने में होगी, जो मिनी और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट का है, दिसंबर 5 तक उनको डिलीवर करना है अगले बेस कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन चांदी की शॉर्टेजेज है। और जो गैप हो गया है फिजिकल मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट में, 15 से 25 हजार रुपए तक का गैप है। तो कोई भी चाह रहा है कि अपने फिजिकल की चांदी को मार्केट में बेच ले और डेरिवेटिव में पोजीशन ले ले, तो ये एक उनके लिए बेहतर मौका यहां पर मिल रहा है। लेकिन इनके लिए दिक्कत क्या है कि जब आपकी फिजिकल में सप्लाई इतनी ज्यादा कम है, तो फिर आप कैसे डिलीवरी क्या इतनी दे पाएंगे, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। और करीब करीब ये हमने कैलकुलेट किया था, जो करंट मंथ के तीनों कॉन्ट्रैक्ट है, मिनी, माइक्रो और बेस कॉन्ट्रैक्ट, उसके आधार पर उनको 1000 टन का करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ डिलीवरी देनी पड़ेगी अगर सारे टेंडर हुए तो। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन कहा जा रहा है, जो एमसीज की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हो सकता है कि 9 अक्टूबर के बाद स्थिति ठीक हो जाए, क्योंकि एक तो अभी एक्सुबरेंस है मार्केट में, फेस्टिवल सीजन की बाइंग वगैरह हो रही है, इस वजह से इस तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन आगे यहाँ पर सुधार देखने को मिल सकते हैं और चीजें नॉर्मल हो सकती है। तो चलिए फिर गोल्ड, सिल्वर। लेकिन ये तो चांदी की बात हुई, लेकिन अब इंडेक्स लेवल पे क्या कुछ हो रहा है, डेरिवेटिव में जो ट्रेड करना चाहते हैं वहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह के संकेत बन रहे हैं, क्या सेटअप बन के दिख रहा है। चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, बताइए डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए क्या सेटअप देख रहे हैं आप, किस तरह के लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकते हैं? विश्वमोहन, निफ्टी की बात करें तो बहुत ही क्लियरली 25,200 एक अहम लेवल है, और दोनों ही बुल्स और बेयर्स अपने फ्रंट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज क्लियरली जो प्रॉफिट चेकिंग आई है वो उसकी वजह यह है कि अमेरिका और चीन के बीच फिर से ट्रेड वॉर गहराने की आशंका है। हालांकि जो लेटेस्ट पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो थोड़े से 16 समझौते के मूड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाजार थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहा है। बाजार अभी और क्लैरिटी चाहता है कि टैरिफ लगेगा या फिर टैरिफ नहीं लगेगा। 100% एडिशनल टैरिफ की बातचीत की उन्होंने, और हम चाइना पर टैरिफ लग रहा है इससे परेशान नहीं है, हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि भारत को लेकर क्या होगा स्टांस, क्योंकि भारत के साथ अभी ट्रेड डील चल रही है, तो उसका कोई आउटकम अभी आया नहीं है। अब देखते हैं कि किन मुद्दों पर समझौता बनता है, बट ये ट्रंप को लेकर ये बाजार में एक फियर रहता है, और वही फियर आज बाजार को हम देख रहे हैं कि अब थोड़ी थोड़ी अपने ग्रिप में ले रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा घबराहट हम निफ्टी बैंक में नहीं देख रहे। निफ्टी बैंक तो कोशिश कर रहा है बार बार हर निशान में आने की भी, लेकिन आज ये जरूर है कि अगर आप पीएसयू बैंकों के इंडेक्स को अगर आप छोड़ देंगे तो सारे के सारे इंडेक्स जो है वो लाल निशान में आपको दिखाई देंगे। आईटी कमजोर है, हाल फिलहाल चला था। एफएमसीजी में हम देख रहे हैं कि लगातार प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। मेटल शेयर चल रहे थे हाल फिलहाल, वहां पर कमजोरी है। ऑयल एंड गैस शेयर में आज हम गिरावट देख रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर करीब 4-4.5 अंकों के आसपास की तेजी है, करीब 1 से 2% दोनों इंडेक्स ऊपर हैं। और अगर आप यूरोपीय बाजार को देखेंगे तो वहां से शुरुआत अच्छी हुई, तो बाजार के लिए अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें तो वो तो कोई दिक्कत की वाली बात है ही नहीं, बट ये है कि हाँ वेट एंड वॉच वाला माहौल है। और उसकी वजह भी ये है कि अगर आप अक्टूबर में देखेंगे पिछले जो 7 सत्र रहे हैं ट्रेडिंग के, तो 7 में से 6 सत्र में निफ्टी चला था।
बहुत अच्छी शुरुआत की थी अक्टूबर महीने की बाजार ने, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग वैसे भी आती है। बाजार एक ब्रीदर ले रहा है, एक कंसोलिडेशन वाले फेज में जा रहा है। आज जो रेंज रही है निफ्टी की वो बहुत नैरो रही है, 90 अंकों के आसपास के रेंज में कारोबार हुआ है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 60-70 अंकों के आसपास की गिरावट है। 25,200 को बचाने की अच्छी कोशिश की है बाजार ने। यहाँ से जो रेजिस्टेंस हमें लग रहा है जो निफ्टी के लिए वो 25,300 पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 25,300 अगर पार कर लेता है तो हम 25,500 की तरफ निफ्टी को बढ़ते हुए देखेंगे। और सपोर्ट की बात करें तो 25,200 से लेकर 25,100 ये सपोर्ट की एक अच्छी रेंज है। तो बाजार के स्ट्रक्चर में जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक निफ्टी बैंक 56,000 के ऊपर है तब तक कोई तनाव की बात नहीं है। और ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। आईटी में थोड़ा सा कोशिश रहिए क्योंकि आज जो प्रेशर आ रहा है आईटी से आ रहा है। देखते हैं कि एसएल टेक के नंबर वगैरह कैसे आते हैं। शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट करने में मुझे लगता है कि रिस्क है। बाजार यहां से तेजी वाला ही है। निफ्टी बैंक लोअर लेवल से करीब 300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आ गई है। 12 में से 7 शेयर कमजोर हैं, 7 शेयर तेजी के हैं, लेकिन 5 शेयर जो कमजोर हैं उसमें आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक हैं। और 56,200 निफ्टी बैंक के लिए मुझे लगता है कि अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और रेजिस्टेंस का जो लेवल है आज हमने देखा था कि उसके आसपास तक निफ्टी बैंक गया भी था, 56,700 और फिर उसके बाद 57,000। निफ्टी बैंक में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ज्यादा आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही होगी, खासतौर से सरकारी बैंकों में आज मोमेंटम अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बाय ऑन डिप्स करना है। 56,000 का चाहे तो आप स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं। और जो भी गिरावट आती है मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाजार में बन जाएगी। तो छोटा सा बाजार में ठहराव है, कोई ऐसी दिक्कत वाली कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाजार चले थे और एक नेगेटिव चीज जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर आई है, तो उससे चलते बाजार में थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग है। और वो भी मतलब काफी कम है, बहुत कम है। आप देखिए निफ्टी बैंक में रिकवरी 350 अंकों के आसपास की आ गई है। हमारे 2 एक्सपर्ट तैयार हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं कि बाजार उनको कैसा दिखाई दे रहा है और इंडेक्स में आपके लिए यहां से जो ट्रेड बन रहा है वो क्या होना चाहिए। करीब 1.25 घंटे के आसपास का सत्र शेष रह गया है। हमारे साथ हैं स्वाति होतकर और राजेश भोसले। स्वाति जी और राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। स्वाति, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप निफ्टी में क्या व्यू लेके चल रही हैं और क्या आप सहमत हैं कि बाय ऑन डिप्स के लिए मौका ठीक है या फिर थोड़ा वेट करना चाहेंगे आप? गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से आज हम लोग ने ग्लोबल मार्केट्स देखे थे, अपने मार्केट्स के ओपनिंग के बाद उसने स्ट्रेंथ बरकरार रखी है। भले हम डाउन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के ऊपर रैली हम लोग ने देखी है, बट वहां से जो रिकवरी दिखाई है बैंक निफ्टी और निफ्टी ने, काफी अच्छी बात है ऑन द टेक्निकल फ्रंट में। मुझे लगता है इस बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। नीचे में जैसे आपने भी कहा कि 25,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स का काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट है। जब तक वो बरकरार है तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि अपसाइड में काफी अच्छी रैली देखने मिलेगी। द ओनली कंसर्न अभिषेक जी की 25,240 का रेजिस्टेंस लेवल है। क्लोजिंग बेसिस अगर ये अच्छे रखता है 25,240 के ऊपर, तो मुझे लगता है ये अप रैली कंटिन्यूड हो सकती है 25,400 टू 25,500, वहां तक अपसाइड रैली मुझे मोमेंटम देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है, तो इट विल बी अ बैंक निफ्टी हु विल टेक अ निफ्टी ऑन द हायर साइड, क्योंकि काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बोलो या प्राइवेट बैंक्स बोलो, दोनों पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं इन सच काइंड ऑफ अ रैली में। आज बैंक निफ्टी की बात करो तो 56,300 के जो सपोर्ट्स लेवल लिए है स्पॉट बैंक निफ्टी में, काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट रखे हैं। इंट्राडे हम लोग एक शार्प अपमूव रैली देखने मिल रहे हैं। कोई मेजर सेल ऑफ मुझे नजर नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी में, या प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आ रही है। तो अब ट्रेंड इंटैक्ट है। मुझे लगता है ये 57,000 57,500 तक ये रैली लीड कर सकती है। तो अगर कोई भी डीप आता है तो भी परेशानी की बात नहीं है, अपने बाइंग पोजीशंस इंटैक्ट रख सकते हैं विद द मेंशन टारगेट्स। में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाइंग पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जा सकता है। बैंक निफ्टी में कन्विक्शन बरकरार है। निचले स्तरों से रिकवरी भी नजर आ रही, करीब 300 अंकों की रिकवरी बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से आप पाएंगे। 56,327 के स्तर जहां हमने डाउनवर्ड्स देखे थे, अब वहां से 56,635 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ बैंक निफ्टी हरे निशान में इस वक्त ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाते हुए। तो चलिए फिर इंडेक्स पर तो रणनीति हमने जानी, लेकिन स्टॉक वाइज रणनीति क्या होनी चाहिए समझते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। ठीक है राजेश, गुड आफ्टरनून, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए कौन से हैं आपके क्लोजिंग ट्रेड्स आज के लिए? नमस्कार
आफ्टरनून। देखिए, हम सब लोग बैंकिंग स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। एंड बैंकिंग स्पेस में जो अगस्त से जो रैली स्टार्ट हुई है, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का अगर आप चार्ट देखें तो लास्ट एक वीक से प्राइस करेक्शन मोड में था, बट एग्जैक्टली एक बुलिश गैप के आसपास सपोर्ट लेके 20 EMA के आसपास सपोर्ट लेके आज काफ़ी अच्छा एक हायर बॉटम बन रहा है। तो एक्सिस बैंक यहाँ पे बाय करके चलना है। 1190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1165 का स्टॉप लॉस रखना है। एंड हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके वापस 1240 के लेवल जो है एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है। बैंकिंग स्पेस के साथ दूसरा जो स्पेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है फाइनेंशियल स्पेस। फाइनेंशियल स्पेस से L&T फाइनेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहा है ये काउंटर। एंड कोई भी जो डिप आ रही है तो डिप में भी बाइंग देखने को मिल रही है। लास्ट 1-2 वीक से एक रेंज में था, बट आज एक वापस एक कंटिन्यूएशन फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे L&T फाइनेंस बाय करना है। 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 255 का स्टॉप लॉस रहेगा और 285 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक 1240 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी की सलाह राजेश जी की तरफ से आ रही है, जहाँ पर 1165 का स्टॉप लॉस भी लगाना है। स्वाति जी, आप बताइए आपके क्लोजिंग कॉल्स क्या हैं आज? मेरा फर्स्ट बाय कॉल है ल्यूपिन पे। ल्यूपिन अगर आप चार्ट देखोगे, डेली चार्ट से काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बन चुका है। मल्टीपल सपोर्ट्स बन चुके हैं नियर 1900 के लेवल्स। एंड आज इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 20 EMA के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है ल्यूपिन में काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बन रहा है। तो करंट लेवल 1975 के आसपास आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रखिएगा 1930 का। इमीडिएट अपसाइड में रैली देख रही हूँ 2050 तक। सेकेंड, सिंस मैं बैंकिंग स्टॉक्स पे काफी पॉजिटिव, तो मुझे HDFC बैंक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि लास्ट 5 दिनों का अगर आप डेटा भी देखोगे तो 50 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काफी होवर इन कर रहा है। मुझे लगता है इसमें एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। बट करंटली 977 978 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 960 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। ऊपर में 1000 अगर होता है तो ये अच्छा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अब चूंकि इनके मैप्स इतने अच्छे हैं, उसकी तारीफ काफी ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने कहा कि लोग अपनी बिल्कुल सही लोकेशन बिल्कुल इजीली शेयर कर पाएंगे। इतनी सटीक है इनके ये लोकेशन सर्विसेज मैप इंडिया के, जिसको हम मैपल के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि ये जो अरटाई है, इसको श्रीधर वेम्बू की कंपनी जोहो ने इसको डेवलप किया है। एक और चीज़ है जिसके चलते हम शेयर में आज एक्साइटमेंट देख रहे हैं, वो ये कि रेलवे और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि स्वदेशी मैपल्स में फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इस नेविगेशन सिस्टम की ये तारीफ जो है, ये शेयर को आज हम देख रहे हैं कि जोश भर रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जोहो शो का इस्तेमाल करके, जो कि इसी कंपनी का एप्लीकेशन है, और उसके जरिए उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया। तो इन सारी तारीफों के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में अच्छी तेजी है। हालांकि अगर आप साल भर में देखेंगे तो शेयर ये 16% नीचे दिखाई देगा। 2200 रुपये इसका 52 वीक हाई है, वहां से शेयर अभी भी ये 400 रुपये नीचे है। लेकिन अगर आप महीने भर में देखेंगे करीब 9% ऊपर ये शेयर है। 6 महीने में करीब 4.5% ऊपर दिखाई देगा। 2025 की अगर हम बात करें तो करीब करीब 11% के आसपास के रिटर्न्स हैं। लेकिन ये कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं और जो सरकार की तरफ से जो एनकरेजिंग जो स्टेटमेंट आए हैं कंपनी को लेकर, जिसके लिए कंपनी ने भी शुक्रिया कहा है, आज हम देख रहे हैं कि निवेशक थोड़े उत्साहित हैं और करीब 5-6% के आसपास की तेजी पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जरा इस पर एक व्यू लेते हैं सी इन्फो सिस्टम के शेयर पर, यानी कि मैप माई इंडिया पर। राजेश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। आज एक दिन की तेजी तो है, लेकिन जरा चार्ट्स देख के बताइए आप कितनी मजबूती शेयर में यहां से देख रहे हैं। क्या किसी को नया ट्रेड लेना चाहिए या फिर बचें इससे? जी देखिए, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। और इसका जो इंडिकेटर है RSI, इसने अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया है अराउंड 60 के आसपास। तो एक्सपेक्टेड ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है एक्सटेंड हो सकता है। बट आप देख सकते हैं कि हायर लेवल से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ये एग्जैक्टली जुलाई स्विंग हाई के आसपास है, जहाँ पे एक बेरिश गैप भी रह गया है। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करने चाहिए, बट जिनके हैं वो होल्ड रख सकते हैं। वापस 1850 1880 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 1730 के आसपास आज ब्रेकआउट आया, तो वो एक सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, 1730 का सपोर्ट सी इन्फो सिस्टम के लिए। 100 रुपये आज इसने जोड़े हैं। 6% के आसपास की तेजी पर आपको ये कारोबार होता हुआ दिखाई देगा।
लेकिन आज हमने देखा, शुरुआती सत्र में भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं, जो म्यूचुअल फंड का कारोबार करती हैं, आज बढ़िया उसमें रफ्तार बन रही है। और स्पेशली अगर आप यूटीआई एमसी को देखेंगे तो ये शेयर करीब 5.5% ऊपर है। 1380 रुपए के आसपास के भाव आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई देंगे और डे हाई के आसपास है। स्वाति जी, यूटीआई एमसी या फिर एचडीएफसी एमसी, कुछ और शेयर आज बढ़िया मजबूती दिखा रहे हैं। यूटीआई एमसी किसी के पास अगर तेजी की पोजीशन है, क्या होल्ड करें? टारगेट क्या लेकर चले यहां से? अनम्यूट कीजिए मैडम, प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको। आई एम रियली सॉरी अभिषेक जी। वीकली चार्ट्स अगर आप देखोगे यूटीएमसी का काफी पॉजिटिव है। फॉर्मेशंस में चल रहा है, फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशंस में है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट्स। करंट लेवल्स इवन दो ये वीक में हम लोग पॉजिटिव अप मूव रैली देख रहे हैं, इंट्राडे भी 5% एंड मुझे लगता है ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। अपसाइड में रैली एटलीस्ट मुझे लगता है 1450-1500 के लेवल्स तक ही एक्सटेंड होते हुए मुझे नजर आ रही है। तो करंट लेवल्स पे जिनके पास पे लॉन्ग पोजिशन और डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। नीचे में इफ पॉसिबल ट्राई टू कीप अ प्रॉफिट स्टॉप लॉस ऑफ 1340, 1340 का स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो 1440 1450 के लिए। 1440 1450 तक के टारगेट आप उम्मीद करके चल सकते हैं। यूटीआई एएमसी के शेयर में दिन के ऊपरी स्तर पर ये कारोबार कर रहा है, तो आपको होल्ड की रिकमेंडेशन है। एक और शेयर है जिस पर हमारी नजर गई है, इस पर थोड़ी आगे बातचीत करेंगे, वो है मुथूट फाइनेंस। 2 दिन में हमने देखा था थोड़ी थोड़ी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नहीं, गोल्ड की जो रैली है वो थम गई है। लेकिन जैसे ही ये टैरिफ वाला डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन लिया, फिर से सीएफए में डिमांड लौट के आ गई है सोने की, और भाव कॉमिक्स पर निकल गए थे $4000 के ऊपर। आप देखेंगे 2% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा मुथूट का। लेकिन आज एचसीएल टेक के नतीजों का बाजार को इंतजार है, और उसके पहले हम देख रहे हैं कि तमाम आईटी शेयर जो हैं आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच एक बार जरा ना निफ्टी बैंक को भी आप लेकर आइए स्क्रीन पर। निफ्टी की जो कमजोरी रह गई है वो सिर्फ 20 अंकों की रह गई है। तो जो बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति है वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। और निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 140 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में दिखाई देगी, यानी कि लोअर लेवल से करीब 400 अंकों के आसपास की रिकवरी इसमें आ गई है। 56,650 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ये स्पाइक एक आया है, फिर थोड़ा सा नीचे आया है, और निफ्टी में जो गिरावट है 30 अंकों के आसपास की है। लेकिन एचसीएल टेक, मानसी जरा आप बताइए किस तरह के नंबर की एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छे नतीजों की उम्मीद है एचसीएल टेक्नोलॉजीज से भी। टीसीएस के नंबर्स भी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर आते दिखे थे अभिषेक। और अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें, वहां से भी एक्सपेक्टेशन है रेवेन्यू के फ्रंट पर 3.7% के अपसर्ज शायद नजर आए। 30,349 करोड़ के जो रेवेन्यू थे 31,474 करोड़ के रेवेन्यूज में एंटिसिपेट करके चल रही हूँ। वहीं एबिट यानी कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर करीब 18% की बढ़त नजर आ सकती है। मार्जिन जो कि 16% है पिछले तिमाही, वहां से 21% तक जाने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। और मुनाफे के फ्रंट पर 10% की बढ़त भी एक्सपेक्टेड है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की अगर बात करें, कांस्टेंट करेंसी में एक्सपेक्टेड है 1.6% की। यूएसडी रेवेन्यू 2.1% की ग्रोथ दिखा सकता है। और ये ग्रोथ जो है वो बेसिकली जो लार्जर डील विंस ER&D में अर्लियर हमने देखे थे इन लास्ट क्वार्टर्स जो कंपनी ने जीते थे, उसके दम पर ये ग्रोथ जो है वो आती हुई नजर आएगी। सेगमेंट वाइज अगर मैं देखूं, BFSI और हाईटेक सेगमेंट्स जो है वहां की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। हालांकि हम एक्सपेक्ट करें कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली ऑटो स्पेस की परफॉर्मेंस से थोड़ा प्रेशर नजर आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसे वॉच आउट करनी होंगी जब नंबर्स आएंगे, काफी इनफैक्ट है। FY26 गाइडेंस पर अपडेट मैनेजमेंट की तरफ से अगर कुछ आता है तो उस पर नजर रहेगी। H1B वीजा फी इम्पैक्ट क्या है उस पर नजर रहेगी। आउटलुक ER&D सेगमेंट से किस तरह का है उस पर नजर रखेंगे। वहीं TCVs और पाइपलाइन डील विंस पाइपलाइन पर क्या कुछ फोकस है, मैनेजमेंट का क्या कहना है, इस पर नजर होगी। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आउटलुक और मार्जिन्स पर कमेंट्री अगर कुछ निकल कर आती है तो इस पर भी फोकस रहेगा। लेकिन ऑल इन ऑल हर लिहाज से अगर आप देखें, कंपनी की आय, मुनाफे और मार्जिन्स के फ्रंट पर नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव आने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। ठीक है, एचसीएल टेक को लेकर ये व्यू, और नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सपाट कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा एचसीएल टेक का शेयर।
लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी नज़र कहाँ पर है और कौन से शेयरों में उन्हें दिख रहे हैं कमाई के अच्छे मौके। निनाद तामणेकर हमारे साथ हैं। निनाद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। निनाद, पहले आप अपनी जरा ट्रेडिंग पिक्स शेयर कर दीजिए, कहाँ पर आप बुलिश हैं, कहाँ पर बेरिश हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे शो में। Sure. Thank you for having me on your show. So, यहाँ पे हमें लगता है कि निफ्टी जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है आफ्टर जो हम लोग ने ऑलमोस्ट 750 पॉइंट्स की जो रैली देखी है लास्ट 2 हफ्तों में, उसके बाद ये कंसोलिडेशन है। तो ये कंसोलिडेशन फेज में जो भी डिप आती है वहां पे हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए। हमारे यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस, हमें यहाँ से तेजी लगता है यहाँ पे रिलायंस में। अगर हम क्रूड ऑयल प्राइसेस देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस अच्छे करेक्ट हुए हैं रिसेंटली। इवन फ्राइडे के सेशन में अच्छा करेक्शन के बाद $62 के आसपास ब्रेंट क्रूड करेक्ट हुआ था। सो यहाँ से हमें लगता है कि रिलायंस जो एक अच्छा हायर बेस फॉर्मेशन बना रहा है अराउंड इट्स 200 डेज ईएमए, सो दैट शुड बी लुकिंग एज बाइंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे 1335 से लेके 1375 के रेंज में बाइंग के लिए देखना चाहिए। हमारा टारगेट रहेगा 1528 का और स्टॉप लॉस यहाँ से हम रख सकते हैं 1267 का। सो 1267 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाइंग के रिकमेंडेशन है इन रिलायंस। एज वेल एज अगर हम दूसरा स्टॉक देखें तो अडानी पोर्ट, हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा बाइंग के लिए देखना चाहिए। अडानी पोर्ट जो एक अच्छा कंसोलिडेशन में गया था, एक हायर बेस फॉर्मेशन बना रहा है। सो यहाँ पे 1410 1440 के रेंज में बाइंग के लिए देखना चाहिए। ऊपरी स्तर पे हम देख सकते हैं 1558 का टारगेट और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हम देख सकते हैं 1372 का। सो ये स्टॉप लॉस से हम बाइंग के लिए देख सकते हैं अडानी पोर्ट। ठीक है, अडानी पोर्ट के लिए 1558 के टारगेट, यानी कि जो भाव है यहाँ से अभी 110 120 रुपये करीब करीब ऊपर के टारगेट हैं। और सेम हम देख रहे हैं कि रिलायंस के लिए भी जो टारगेट है वो निनाद का काफ़ी बड़ा है। निनाद जी, काफ़ी लंबे चौड़े टारगेट्स हैं ये मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड वाले तो नहीं है? कब तक होल्ड करके रखें, कब तक आ जाएंगे ये टारगेट्स? ये करीबन यहाँ से 1 से 1.5 महीने के हिसाब से हम देख रहे हैं। 3 to 4 वीक्स के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, 3 से 4 हफ्ते के लिए ये देख रहे हैं। और क्योंकि रिलायंस में देख रहे हैं कि बार बार एक रिवर्सल आ जाता है, 1400 रुपये की तरफ बढ़ता है शेयर, लेकिन उसको पार नहीं कर पा रहा है। एक बार पार करे तो फिर वो मज़ा आए। आज फिर से आप देखेंगे ये जो भाव है ना, ये काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे 1375-80 वाले भाव लोगों को याद ही होंगे कि इसी रेंज में जाके ये शेयर फंस जा रहा है। तो 1528 आप 1 से 1.5 महीने का समय देंगे, यानी कि ये सीरीज खत्म होगी, अगली सीरीज शुरू होगी और तब जाके ये टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे। 1267 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 100 रुपये नीचे का ये स्टॉप लॉस है रिलायंस के शेयर को लेकर। तो रिलायंस और अडानी पोर्ट, इस पर ये रणनीति। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च भी आपके लिए हम लेकर आएंगे और हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हमारे साथ, स्वाति होतकर, राजेश भोसले और निनाद तामड़ेकर, उनसे भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड के आइडियाज भी हम जानने की करेंगे कोशिश, आपकी जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में, जहां हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए आपका फिलहाल बाजार पे व्यू। पर बाजार में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी भी आ रही है, उसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि निफ्टी बैंक में अभी कुछ ही समय पहले एक स्पाइक आया था और निफ्टी 50 भी, जहाँ पर 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट थी, अब वहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी। और आप देखिए 30-40 अंकों की ही गिरावट रह गई है, पर इससे भी अच्छी रिकवरी आप मिड और स्मॉल एंड में देखेंगे, वहाँ पर भी जो है काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कई सारे सेक्टर्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ एक अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स, ऑटोज ले लीजिए या सिलेक्ट फाइनेंशियल्स, यहाँ से भरोसा जो है लौटता हुआ दिख रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स में। पर चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स जहाँ पर वो दाव लगा रहे हैं। निनाद हमारे साथ बने हुए हैं, हमने उनसे उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी समझी। पर अब स्वागत करते हैं श्रीकांत चौहान का। श्रीकांत, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपकी कहाँ पर हैं, क्योंकि देखिए इंडेक्स तो रिकवरी हुई है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट ही इसको बोलेंगे कि कर रहा है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। गुड आफ्टरनून सृष्टि जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, अभिषेक एवरीवन। तो देखिए, वैसे मार्केट में आज सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि मार्केट ने 25,100 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से होल्ड किया है।
25,100 के करीब 25,100 25,000 के करीब काफी बड़ी पुट राइटिंग थी और उस लेवल को होल्ड करना इंडिकेट्स कि मार्केट में बुलिशनेस अभी भी बाकी है। प्लस बाकी के इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली मार्केट 25,500 तक जा सकता है। और आज की सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडियन रुपी है वहां पे हमने थोड़ा सा इजाफा देखा है। 80 के करीब जो थी करेंसी अभी वो 88.60 88.55 के करीब आ चुकी है। तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ हमें देखने मिला है। और एफआईएस की जो कुछ खरीदारी हुई है और अगर इस महीने के अभी तक के 15 दिन के अगर फ्लोज देखे तो लगभग 200-300 करोड़ की सेलिंग है, जबकि ये सेलिंग होती थी 20,000 22,000 करोड़ के करीब की। तो पिछले 3 महीनों के ट्रेंड को इस बार मार्केट एक चेंज कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। 25,100 ये अभी हमारे लिए नया स्टॉप लॉस है। हम उसी स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाएंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करनी हो तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे पीएसयू बैंक्स, यहाँ पे बढ़िया तेजी है। इन स्टॉक्स में हमें लगता है कि और भी तेजी बनी रहेगी। स्पेसिफिकली अगर कोई स्टॉक लेना है तो यूनियन बैंक को खरीदा जा सकता है। 140 141 के करीब ट्रेड कर रहा है। 146 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। 137 का स्टॉप लॉस रखना है। मल्टीपल एवरेजेस के ऊपर है और शॉर्ट टर्म में एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी इसमें देखने मिल रहा है। दूसरा जो सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है वो है मेटल्स और इसमें स्पेसिफिकली माइनिंग स्टॉक्स जो है जैसे कि एनएमडीसी, जीएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पे एक हमें ग्रेजुअल कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी। आज के दिन में जीएमडीसी में कुछ करेक्शन हमने देखा है, थोड़ा सा करेक्शन और बढ़ सकता है। तो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रख रहा हूँ। मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ तकरीबन 575 के करीब का। टारगेट्स जो है वो 650 के, 600 के नहीं है, टारगेट्स 650 के हैं। और स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 575। तो जीएमडीसी करंट लेवल से खरीदा जा सकता है और साथ ही साथ यूनियन बैंक। साथ ही हुई श्रीकांत की तरफ से दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं क्योंकि जीएमडीसी हाल फिलहाल ये पूरे रेयर अर्थ मैग्नेट और मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के चलते थोड़ा फोकस में ज़रूर बना हुआ है और पीएसयू बैंक के खेमे में से यूनियन बैंक है उनकी प्रेफर्ड पिक। पर आपको अब ये भी बता दें कि ऑप्शन सेगमेंट में अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। आज आपको ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के ओशो कृष्णन मौजूद हैं। ओशो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में। वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि। आज जो स्टॉक रडार पे आया है ऑप्शंस में वो है इंडिगो। इंडिगो में अगर हम देखें तो आज के दिन पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है एंड टेक्निकल लेवल्स पे भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो इंडिगो में एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले 1-2 दिनों में एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सो इंडिगो के 5900 के कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। करेंटली 50-52 के इन बिटवीन होवर कर रहा है। सो करंट लेवल्स पे बाई करें। 26 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसका पहला टारगेट 100 फॉलोड बाय 110 के हमें देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 दिनों में। जो मैक्सिमम रिस्क है वो नियर अबाउट 3600 का है और प्रॉफिट अचीव होने पे मैक्सिमम प्रॉफिट 7500 से 9000 तक के देखने को मिल सकते हैं। क्लियर कट राय यहाँ पर आपके लिए इंडिग्लोब एविएशन पसंद आ रहा है। कॉल ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड ले सकते हैं। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। ओशो, बहुत बहुत शुक्रिया आज की रणनीति बताने के लिए। पर हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ सेगमेंट में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है वो 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको सोच कर ही आप ट्रेड लें अगर आप एफएनओ सेगमेंट में या इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड ले रहे हैं तो। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ढेर सारे और काउंटर्स हैं जहां पर आज अच्छा एक्शन है और पावर स्पेस में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। एक स्टॉक जो कि आज कई दिनों के बाद अच्छा मूव दिखा रहा है श्रीकांत, वो है टोरेंट पावर। एक बार इस पे चार्ट रीडिंग दीजिए, कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि कई दिनों से काफ़ी स्लो मूविंग कैंडिडेट बन चुका था पर आज ये एकाएक 3-4% का उछाल, क्या मायने है इसके? श्रीकांत। बिल्कुल। तो देखिए टोरेंट पावर अगर आप देखें ना तो यहाँ पे जो एक्टिविटी बनी है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इसमें एक डबल बॉटम या लॉन्ग टर्म बॉटम बनने की कोशिश हो रही है।
थोड़ा वक्त मुझे लगता है कि और लग सकता है, लेकिन ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है। यहाँ से डाउनसाइड मुझे लग रहा है काफी लिमिटेड है, क्योंकि इन्हीं लेवल्स को ये पर्टिकुलर स्टॉक ने फरवरी 2025 को छुआ था और उसके बाद एक बड़ी रैली की थी 1680-1700 रुपए तक की। उसके बाद एक बहुत ही ग्रेजुअल करेक्शन आया है। ऐसे करेक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं खरीदारी करने के लिए। नई खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया हो तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदे। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो रखना पड़ेगा एट 1180। 1180 का स्टॉप लॉस रखे तो एक 100 पॉइंट का, यानी कि यहाँ से 5% का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मोमेंटम क्रिएट होता है जैसे एक्सपेक्टेड है, तो ये स्टॉक वापस से एक बार 1550 से लेकर 1600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो आज का ओवरऑल फॉर्मेशन काफी बढ़िया है और मैं यही कहूंगा कि करंट लेवल से या तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के बेसिस पे इसे खरीदा जा सकता है। अच्छा लग रहा है, खरीदने के मौके यहाँ पे तलाश है और खरीदा भी जा सकता है, ये राय आती हुई श्रीकांत की तरफ से। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार ढेर सारे और काउंटर्स डिस्कस करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार में रिकवरी दिख रही है, अब सिर्फ 50 अंकों की गिरावट निफ्टी में है और निफ्टी बैंक से यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंक्स हैं जहाँ पर आज यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों में एसबीआई, दिग्गज बैंक मजबूत है, इसके अलावा एक्सिस बैंक में भी तेजी दिख रही है। श्रीकांत जी, बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर क्या राय है? आज यहीं से रिकवरी और यहीं से सपोर्ट दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, इस बार के तेजी में सबसे बढ़िया बात यही रही है कि इसमें पीएसयू बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स ने भी पार्टिसिपेट करने की शुरुआत कर दी है। बट अगर पीएसयू बैंक्स को देखें स्पेसिफिकली, तो जो तेजी बनी है वो गजब की है, क्योंकि इसमें लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप, स्मॉल कैप सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। और जैसे मैं कहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहां पे बुलिश मोमेंटम क्रिएटेड है। कैनरा बैंक, मिड साइज बैंक की अगर बात करूं तो वहां पे अच्छा मोमेंटम है। और उसके बाद यूनियन बैंक, उसके बाद अगर छोटे बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो यही लग रहा है कि ये जो स्पेस है पीएसयू बैंक स्पेस, यहाँ पे और भी तेजी हमें देखने मिलेगी। तो आपके पास अगर पोजिशंस हो तो इसमें बने रहें। प्राइवेट बैंक्स में जैसे मैंने कहा चुनिंदा बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इवन एक्सिस बैंक, यहाँ पे मोमेंटम है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर फोकस करना है तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में हम लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। से भी पोजीशन बना सकते हैं, जिनके पास है होल्ड भी कर सकते हैं। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक्स में आपको ये दोनों पसंद आ रहे हैं। चलिए, एक और स्टॉक है जहां पर आज दबाव दिख रहा है, डी मार्ट का, एवेन्यू सुपर मार्ट्स का। करीब 3.25% की गिरावट यहाँ पे दिख रही है। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद ये गिरावट आई है। अभिषेक से समझते हैं कि नतीजों में ऐसा क्या था जो दबाव दिख रहा है, जो बाजार को पसंद नहीं आया। अभिषेक, बताइए क्या वजह आप देखते हैं कि नतीजों के बाद ये स्टॉक कमजोर दिख रहा है? विश्वमोहन, वैसे अगर आप देखेंगे तो इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी में जहां इस साल में नेट करीब 5 से 6% के आसपास की तेजी रही है, तो डीमैट में 18-19% की रफ्तार हमने देखी है। बट ये कि हाँ, डीमैट से उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थी और अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि थोड़ा निवेशकों का भरोसा घट रहा है। देखिए, नंबर्स में ऐसी चीज़ें कोई ख़राब नहीं थी। प्रॉफिट हमने बढ़ते हुए देखा, आय के फ्रंट पर कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था, लेकिन मार्जिन में डिप आया है। और ये मार्जिन में ऐसा लग रहा है एक्सपर्ट्स को कि शायद और हम थोड़ा कंप्रेशन देखें। और उसकी वजह ये है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो रिटेलिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रिटेलिंग, इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट, ये बढ़ रही है और इसके चलते मार्जिन पर प्रेशर आ रहा है और हो सकता है कि ये कॉस्ट थोड़ा सा और बढ़े। तो जो लास्ट ईयर के सितंबर तिमाही में जो मार्जिन थे 7.57% की, वो घट के आगे हैं 7.28%। 30 बेसिस पॉइंट का ही गिरावट है। एक चीज और ये है कि हम देख रहे हैं कि सेम स्टोर ग्रोथ में थोड़ा धीमापन आया है, यानी कि जो सेम स्टोर्स जो थे पिछले साल में, उनकी जो पिछले साल के मुकाबले अगर हम ग्रोथ तो तुलना करें तो कुछ खास नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी चीज ये है कि ऑनलाइन वेंचर जो इनका था डीमार्ट रेडी, उसको ये धीरे धीरे करके स्केल बैक कर रहे हैं। तो जो है जहां पर ग्रोथ होनी चाहिए थी, इन्वेस्टर्स ये मान रहे थे कि शायद इस एरिया पर फोकस बढ़ाएंगे और ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट या फिर जेप्टो को compete करेंगे, तो उसमें थोड़ी सी निराशा हासिल हुई है, क्योंकि
5 शहरों में इन्होंने डीमार्ट रेडी को कर दिया है बंद और फिलहाल 19 लोकेशंस पर ही कंपनी ऑपरेट कर रही है डीमार्ट। हालांकि शेयर को लेकर जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनका व्यू जो है वो थोड़ा बंटा हुआ आपको दिखाई देगा। HSBC, मॉर्गन स्टैनली इनकी रिड्यूस और इक्वल वेट की रेटिंग है। HSBC के टारगेट 3700 के हैं तो मॉर्गन स्टैनली के जो टारगेट हैं 4552 रुपए के। लेकिन CLSA शेयर को लेकर बुलिश है और CLSA ने डीमार्ट को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की श्रेणी में रखा है और टारगेट जो दिया है वो दिया है 6300 का। एक हमारा डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस है मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने भी डीमार्ट के लिए 5000 का टारगेट दिया है और शेयर पर वो भी थोड़ा सा भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन ये शेयर की चाल देखिए, महीने भर में नतीजों से पहले हमने देखा था कि गिरावट का शिकार हो रहा था, करीब 10% ही शेयर टूटा है। 6 महीने में कोई पैसे नहीं बने हैं, साल भर में देखेंगे तब भी कोई पैसे शेयर ने कमा के नहीं दिए हैं। 2025 में हालांकि रिटर्न्स अच्छे हैं, नेट अगर आप देखेंगे 18% ऊपर ये शेयर जरूर है। लेकिन मार्जिन को लेकर प्रेशर और ऑनलाइन वेंचर को लेकर थोड़ा इनका जो फोकस कम हुआ है, निवेशक उससे थोड़े से शेयर से आज के सत्र में कतराते हुए दिख रहे हैं और 2-2.5% गिरकर ये शेयर जो है दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है डीमार्ट का। डीमार्ट पर एक व्यू भी ले लेते हैं। श्रीकांत जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। वैसे उम्मीदें तो ये की जानी चाहिए कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, डीमार्ट के स्टोर में आप कभी भी जाइए आपको भीड़ दिखाई देगी। लेकिन थोड़ा जब जो लोग आगे की सोच रहे हैं कि जमाना जब बदलेगा, आप ऑनलाइन स्पेस में अगर आपका दबदबा नहीं रहेगा तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं शेयर को लेकर और चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं इसके? देखिए, वैसे अगर नंबर्स देखे जाए तो मुझे लग रहा है कि अभी भी नंबर्स तो एज पर एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से हायर लेवल्स पे इसमें लगातार सेलिंग हो रही है। टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो ये स्टॉक में जो तेजी बनी है वो काफ़ी ग्रेजुअल है। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि जितना करेक्शन आना चाहिए था उतना ऑलमोस्ट करेक्शन आ चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा अगर और करेक्शन अगर मिले तो ये जो 4200 के करीब ये स्टॉक चल रहा है वो शायद 4100 के करीब आ सकता है। बट डाउनसाइड काफ़ी कम है, प्रोटेक्टेड है। आधे % या 1/4% तक का मुझे लगता है कि और नुकसान इसमें हमें देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर करंट लेवल से इसे खरीदते हैं तो वापस से इसमें एक तेजी हमें देखने मिलेगी और वापस से एक बार हम 4700 या 4800 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल इसमें बने रहे, बट अगर विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू इसे खरीदना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और टाइमिंग करने की जरूरत है। लेट द स्टॉक फॉल टू 4100 के लेवल्स तक। 100 रुपये से ज़्यादा की नरमी आपको दिख रही है, यानी गिरावट बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं है और गुंजाइश है। लंबी अवधि के जो निवेशक है वो 4700 4800 तक के लेवल भी दिखे। लेकिन जो प्रेशर आ रहा है मार्जिन की वजह से, जैसा अभिषेक कह रहे थे, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री हो गई है वो, और दूसरा हायर कॉस्ट, ये सारे हैं जो दबाव के फैक्टर हैं डीमार्ट के लिए। चलिए, हमारे साथ नीलेश जैन साहब भी हैं, उनसे क्लोजिंग कॉल्स ले लेते हैं। आज क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं उनके लिए। नीलेश जी, बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर है वो है चोलामंडलम फाइनेंस। अगर आप ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्पेस पे नजर डालें तो काफी अच्छा मोमेंटम हमने हाल फिलहाल देखा है। बजाज ट्विंस में एक तरफा रैली, L&T फाइनेंस होल्डिंग इनफैक्ट 52 हाई पर ट्रेड हो रहा है और चोलामंडलम फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट कैंडिडेट है। अब यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिहाज से हालांकि हमारे जो टारगेट है वो 1700 के हैं, बट थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखे यहाँ पे 1750 और 1800 रुपए तक की भी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 1610 का छोटा सा रखना होगा एंड 1700 के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से टारगेट को ध्यान में रख के खरीदारी करके चल सकते हैं चोला फाइनेंस में। इसके अलावा केमिकल स्पेस में से जो हमें स्टॉक पसंद आ रहा है वो है SRF। काफी अच्छा एक फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट हमने पिछले सप्ताह देखा था। काउंटर अपने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर और ये मोमेंटम और कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ सकता है 3150 और 3180। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए, मार्केट में एक्शन भरपूर है। अभी भी फिलहाल निफ्टी 50 लाल निशान में ही ट्रेड कर रहा है, बट रिकवरी जो हमने निफ्टी बैंक में देखी थी वो कहीं ना कहीं अभी कायम है। पर ऐसे में कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन देख रहे हैं और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आनंद के पास, जो कि तैयार है वो लिस्ट लेकर जिन काउंटर्स में दिख रहा है जबरदस्त एक्शन। आनंद, बताइए।
जी हाँ सृष्टि, बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर सेक्टर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। उसी में से एक आईटी शेयरों पर दबाव आज देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस की तरफ देखिए, विप्रो की तरफ देखिए, परसिस्टेंट, इन तीनों शेयरों में 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो मैप माई इंडिया का शेयर देखिए 6% शानदार तेज़ी पर कारोबार कर रहा है और अर्टाई ऐप के साथ इंटीग्रेशन की संभावना है। औसत से करीब 30 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है शेयर में। इसके अलावा वॉरी रिन्यूएबल्स की बात करें तो 9% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी की जो आय है वो करीब 48% बढ़ी है और औसत से करीब 16 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा महिंद्रा लाइफ की बात करें तो 2% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है शेयर और पुणे के पास 3,500 करोड़ में कंपनी ने ज़मीन खरीदी है और औसत करीब वॉल्यूम करीब 7 गुना ज़्यादा, औसत से 7 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो एल&टी पर खबर आई है 2,500 से 5,000 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिला है कंपनी को और जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कारोबार के लिए मिला है। इसके अलावा बात करें अल कार्गो लॉजिस्टिक्स की तो कंपनी के डीमर्जर स्कीम को एनसीएलटी से मंजूरी मिली है। घरेलू इंटरनेशनल कारोबार के रीस्ट्रक्चरिंग को ये मंजूरी मिली है, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। फिनिक्स मिल्स पर नोमुरा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, रिड्यूस की रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है 1,350 रुपये का। हमने देखा था कि कंपनी की जो रिटेल रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% बढ़ी है और शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल आनंद, थैंक यू सो मच ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो देखिए आईटी में है कमज़ोरी पर ढेर सारे और स्पेसिफिक ट्रिगर्स हैं कंपनीज़ के लिए, चाहे वो मैप माई इंडिया हो, चाहे वो कोई और कंपनी हो, एल&टी हो, इन सभी में काफ़ी अच्छा एक्शन है। पर श्रीकांत, खास तौर से मैप माई इंडिया पर आप क्या राय रखते हैं, सीई इन्फो सिस्टम्स, क्योंकि देखिए सुबह से ही हम देख रहे हैं ये स्टॉक में लगातार मजबूती बरकरार है और खबर तो यही है कि अश्विनी वैष्णव जी ने ज़रूर बताया है कि अब इंडियन रेलवे के साथ जो है करार होगा। इनके नए सिस्टम को भी जो है उन्होंने टेस्ट किया, तो उसको लेकर एक्साइटमेंट भरपूर है। बट स्टॉक्स किस तरीके से चल रहा है, टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे भी एक काफी अच्छा एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है। आज के दिन में बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं और ऐसा ही नहीं कि अभी वॉल्यूम्स हुए हैं, अगर आप पिछले ऑलमोस्ट 1 साल भर के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मल्टीपल टाइम 1800 के करीब बड़े बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन इसमें बन रहा है और अगर इन लेवल पे अगर ये डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन अगर वैलिडेट होता है तो इसे वैलिडेट करने के लिए भी ये स्टॉक को कम से कम 2200 तक के लेवल्स दिखाने पड़ेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आज के दिन के जो बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक एक बुलिश केस में कन्वर्ट हो रहा है। आज के जो हाईएस्ट लेवल्स थे उन लेवल्स के सामने अगर आज की एवरेज प्राइस देखें तो 1830 के करीब की थी वो, तो 1825-30 के करीब मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस रहेगा शॉर्ट टर्म में। जो भी करेक्शन आता है उस करेक्शन में ये स्टॉक 1750 1730 तक आ सकता है, तो उन लेवल्स पे से खरीदा जा सकता है। और अगर लंबी अवधि का नजरिया रखे तो मुझे लगता है कि स्टॉक कम से कम 2200 से लेकर 2250 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदे, कोई भी करेक्शन आता है तो भी इसमें हम खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक सेटअप पे अच्छा लग रहा है, 1730 1750 और भी अच्छे लेवल्स हो सकते हैं जहां पर आप इसे ऐड कर सकते हैं। इस बीच हीरो मोटोकॉर्प की एक खबर आती हुई जहां पर इटली में कंपनी उतरेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प ना ही सिर्फ अब डोमेस्टिक बिजनेस बल्कि इंटरनेशनल बिजनेस पर भी लगातार फोकस कर रहा है और कंपनी ने साफ जताया है कि अलग अलग मार्केट्स में अब वो एंटर करेंगे और अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाएंगे और इटली की एंट्री यहाँ पर पॉजिटिव खबर ही है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भी एक्साइटमेंट है। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। स्वागत है ET न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और निफ्टी इस वक्त हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 30 अंकों के आसपास की नरमी आपको दिखाई देगी, 30 से 60 अंकों के आसपास की नरमी। और निफ्टी बैंक हरे निशान में बाकायदा आपको आके ये कारोबार करते हुआ दिखाई देगा। 56,600 के 56,700 के ऊपर है अब निफ्टी बैंक और 110 अंकों के आसपास की तेजी फिलहाल हम शेयर में देख रहे हैं।
कुछ और शेयर के बारे में चर्चा करते हैं जहां पर हम थोड़ा सा एक्साइटमेंट बिल्ड होते हुए देख रहे हैं और उसमें से एक शेयर है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 230 रुपए का भाव है, करीब करीब 3-3.5% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। श्रीकांत जी, शिपिंग कॉरपोरेशन हाल फिलहाल हमने देखा था कुछ अच्छी न्यूज भी आई थी शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर, कैसा लगता है आपको शेयर ये और कितना कन्विक्शन है आपका इसकी तेजी को लेकर? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि शिपिंग कॉरपोरेशन में भी एक नए से तेजी की शुरुआत हुई है। स्टॉक जो है वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। आज भी अगर आप देखें तो पिछले 10-12 दिनों का जो कंसोलिडेशन था, करेक्शन था, उस करेक्शन को कंप्लीट करते हुए आज वापस एक रिवर्सल ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 230 के करीब जो अभी ट्रेड कर रहा है वो वापस से एक बार 255-260 तक आ सकता है। उन लेवल्स के करीब इसमें एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनेगा, लेकिन तब तक हमें लगता है कि ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी हमें शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया में देखने मिलेगी। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन हो तो उसका 216 रुपए का फाइनल स्टॉप लॉस रखे, 215 रुपए के करीब का, और इसमें बने रहे। ठीक, तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलिए शिपिंग कॉर्पोरेशन में और यहां से आप चाहे तो बने रहिए और ऊपर के टारगेट निकल के आएंगे। एक बार बीएसई के शेयर को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस शेयर की जो तेजी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 2050 रुपए के नीचे का भाव था, अब ये लगभग 400 रुपए की एक तरफा रैली बीएसई के शेयर में आ गई है और ये शेयर कारोबार कर रहा है 2450 रुपए के आसपास। डे हाई पर फिलहाल ये शेयर दिखाई देगा। नीलेश जी, एक अच्छा रनअप और तमाम हमने जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, एक्सचेंज वाले, डिपॉजिटरीज वाले, कैपिटल मार्केट वाले, सारे के सारे चल रहे हैं। बीएसई में आप क्या टारगेट देख रहे हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले हम बातचीत कर रहे थे, हमारे एक एक्सपर्ट हैं गौरव शर्मा, आपकी शायद मुलाकात हुई है, कभी बातचीत हुई हो, उन्होंने इसके लिए 2500 रुपए का टारगेट दिया था। तब मुझे थोड़ा ज्यादा लगा था, लेकिन अब तो उस दिशा में बढ़ ही गया है। आप जरा बताएंगे कि आप कितने कन्विंस्ड हैं इसकी तेजी को लेकर और क्या ये तेजी और जारी रहेगी या फिर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचें? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए जिस हिसाब से पिछले 8-9 ट्रेडिंग सेशन में लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है। इसके साथ साथ अगर आप इसके पिछले 2-3 महीने का स्ट्रक्चर देखें, लगभग जून महीने से जो कंटिन्यूस गिरावट हम देख रहे थे, एक फॉलिंग चैनल का काउंटर ने हाल फिलहाल ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग है। ये इज अ बीटीएसटी ट्रेड मैं यहाँ पर पिच करूंगा, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में काउंटर 2500, 2550 और 2600 तक के लेवल को छूता हुआ नजर आ सकता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और जिस हिसाब से ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, उसके टारगेट 2600 के ऊपर के निकल के आ रहे हैं। थोड़ी सी डिप मिले तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 2400 के नीचे का फिलहाल स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। 2550 और 2600 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बढ़िया है, ये बाई और डिप्स की रणनीति होनी चाहिए बीएसई के शेयर पर। और नीलेश भाई तो एक कदम और आगे बढ़ के कह रहे हैं कि 2600 से भी ऊपर के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं बीएसई के शेयर में। और आज है तो हतप्रभ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि देखिए उन्हीं स्तरों से फिर ये शेयर गिरावट का शिकार हुआ था। मुझे याद है कि 3030 रुपए के आसपास इसका 52 वीक का हाई होगा और अब ये शेयर फिर से 25 रुपए के आसपास आके कारोबार कर रहा है। जो तेजी है वो करीब करीब 4.25% की होगी बीएसई के शेयर में और डे हाई पर अगर इस महीने में अगर आप देखेंगे 19% के आसपास की तेजी बीएसई के शेयर में हो चुकी है। लेकिन चलिए 3:13 के आसपास का समय हो गया है और दोनों एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि उनको बाजार में कहां पर आकर्षक मौके दिख रहे हैं, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के लिहाज से। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करेंगे। आपकी पसंद का पहला शेयर बीटीएसटी कौन सा होगा? मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे अगर खरीदना है तो जैसे मुझे लग रहा है कि इंडेक्स थोड़ा सा संभल गया है और इंडेक्स में थोड़ी और तेजी हो सकती है। अगर ये पॉसिबल है तो जो तेजी हमें देखने मिलेगी वो होगा स्टॉक भारती भारती एयरटेल, जो अभी चल रहा है 1954 1955 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये हमें लगता है स्टॉक 1990 से लेकर 2000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से हम भारती खरीदने की राय रखेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1920 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एनबीएफसीज में तेजी देखने मिलेगी। वहां पे बजाज फाइनेंस में हम तेजी करके चलेंगे। 1037 1035 के करीब अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
तेजी बनती है तो स्टॉक कम से कम 1075 से लेकर 1080 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। और बजाज फाइनेंस को खरीदने के लिए जो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा वो होगा एट 1015। तो 1015 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फाइनेंस को खरीदे, और तकरीबन करंट लेवल से खरीदना है तो भारतीय एयरटेल भी हम खरीद के चल सकते हैं। ठीक है, बी लिटरेट वाले 2 शेयर चुने हैं श्रीकांत जी ने, और भारतीय एयरटेल के लिए 2000 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। 1920 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और बजाज फाइनेंस के लिए जो टारगेट बनेंगे 1075, 1080 के 1015 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 2 तेजी के सौदे हो गए श्रीकांत जी की तरफ से। इस बीच इटर्नल को लेकर एक खबर आई थी कि एक ब्लॉक डील हुई है इटर्नल के शेयर में। आज हमने देखा है कि नए रिकॉर्ड पर इटर्नल का शेयर पहुंचा है। 351 रुपये 30 पैसे का हाई बनाया है। फिलहाल 348 रुपये के आसपास के भाव हम इटर्नल में देख रहे हैं। इटर्नल पर भी व्यू लेंगे। श्रीकांत जी, आप अपनी स्टडी तैयार रखिए इटर्नल पर कि अब क्या करना है। जो अब तक नहीं शेयर में सक्रिय थे, क्या उनको अब ये शेयर चुनना है, आप बताइएगा। लेकिन नीलेश भाई, उसके पहले आपकी बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स कौन सी होंगी? बीटीएसटी मान के मैं चल रहा हूं, तेजी का ही शेयर देंगे मुझे लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए अभिषेक जी, यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट में एक कंसोलिडेशन जरूर देख रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। मोमेंटम काफी अच्छा है। तो यहाँ पर लॉन्ग साइड के ही ट्रेड रडार पर है। सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र किया, वहां पर 2550 और 2600 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ये भी एक बीटीएसटी कैंडिडेट हो सकता है, यहाँ पर नजर रखने की सलाह होगी। उसके अलावा जो स्टॉक हमारे डार पर है ऑटो स्पेस में से, स्पेसिफिकली टू व्हीलर स्पेस में से बजाज ऑटो हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पर निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हमने देखा है। प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट आज देखने को मिल रहा है। 9200, 9300 ये 2 टारगेट ऊपरी स्तरों पर ध्यान में रख के चलने की सलाह होगी। 8940, 8940 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, एंड ऊपरी स्तरों पर 9200, 9300 की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जिसका मैंने जिक्र किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, 2550 और 2600 की अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2440 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, बीएससी को लेकर व्यू, और 9200 से 9300 के टारगेट हो जाएंगे बजाज ऑटो के लिए, और जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 8940 पर लगा के चलना है। तो बीएससी और बजाज ऑटो, मतलब सारे के सारे जो शेयर है ना, सारे बी लिटर वाले ही आए। भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, बीएससी, बजाज ऑटो, सारे बी लिटर का आज दबदबा है वैसे मार्केट में और हमारे एक्सपर्ट्स के बीच में भी। लेकिन चलिए इटर्नल पर एक राय जरूर लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग के आइडियाज भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। बाजार में आज 50 अंकों की गिरावट दिख रही है। निफ्टी में 25,230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक स्टॉक जिसकी चर्चा अभिषेक कर रहे थे ब्रेक से पहले, इटर्नल, इसने आज 52 वीक हाई बनाया है। हालांकि आज बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, फिलहाल हल्की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है, हमने पिछले हफ्ते देखा था कि काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आ रही थी। श्रीकांत जी, इटर्नल को लेकर आपकी राय क्या है? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इसमें बना हुआ है, और लगभग पिछले 4 या 5 महीनों से देखे तो ये स्टॉक एक इम्पॉर्टेंट अपने हाइज को मेंटेन करते हुए, कंसोलिडेट करते हुए चल रहा है। 2025 के मई में ये स्टॉक था 220 के करीब। तब से अब तक अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम्स इसने कंसोलिडेशन और करेक्टिव कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन इसने बनाए, और इसके बाद इसमें तेजी हुई है। तो इसका मतलब यही है कि इसमें एक लंबी अवधि का नजरिया लेना चाहिए, और एक बड़े टारगेट्स के लिए हमें इसमें इंतजार करना चाहिए। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू, जो करंट कंसोलिडेशन हुआ है उसके बेसिस पे इसका स्टॉक, ये जो स्टॉक है उसके टारगेट्स 375 के नजर आते हैं। बट अगर यहाँ से लंबी अवधि का नजरिया रखें तो मुझे लगता है कि इसमें और भी हमें अपग्रेड्स देखने मिलेंगे।
और ये स्टॉक कम से कम 450 रुपए तक भी जा सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल खरीदने की राय रहेगी। अगर कोई भी करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि 325-330 के रेंज में एक बड़ा सपोर्ट है। 130 के रेंज में एक बड़ा सपोर्ट आपको दिख रहा है और लंबी अवधि में 450 तक भी जाने की संभावना आपको दिख रही है। हमने ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी देखी थी पिछले हफ्ते, जिसमें HSBC, JP Morgan, इन लोगों ने भी टारगेट बढ़ाकर 390 रुपये कर दिया था। तो यहाँ पर 209 हमने देखा था 209 के आसपास का, यहाँ पे 52 वीक लो था, वहाँ से ही देखे तो एक अच्छी तेजी इटर्नल में अब तक आ चुकी है और आगे भी इनको लगता है श्रीकांत जी को कि ये तेजी बनी रह सकती है। चलिए, एक और IPO जिस पर चर्चा करना जरूरी है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स की कल लिस्टिंग होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इसकी बम्पर लिस्टिंग होगी। ग्रे मार्केट में 30% का प्रीमियम चल रहा है। डिटेल समझते हैं अपने सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, बताइए क्या कुछ डिटेल्स है और ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देखकर किस तरह के लिस्टिंग की उम्मीद रखनी चाहिए कल? विश्व मोहन, लिस्टिंग दमदार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है LG इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि हमने देखा था कि 11,500 करोड़ रुपए के IPO के लिए जो बोली आई वो आई करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की। तो बहुत ज़्यादा बॉयंसी थी और बॉयंसी इस वजह से थी क्योंकि जो प्राइसिंग की थी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा आकर्षक की थी और हमने देखा कि जो वैल्यूएशंस हैं काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। अगर आप सेक्टर की बाकी कंपनी से अगर आप तुलना करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी इसमें वैल्यूएशंस दिखाई देंगे। हेवेल्स हो गया, ब्लू स्टार हो गया, वर्लपूल, वोल्टास, अगर आप इनसे देखेंगे तो इनसे काफ़ी सस्ते भाव पर प्राइसिंग की थी और अभी माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट 30% के आसपास की प्रीमियम पर हम शेयर की लिस्टिंग होते हुए देख सकते हैं। और जो मौजूदा जो प्रीमियम है ग्रे मार्केट का, हालांकि जिक्र उसका हम नहीं करते हैं आमतौर पर, लेकिन वो 370 रुपए के आसपास का वो भी चल रहा है। तो 1140 रुपए का इश्यू प्राइस था। हम मान के चल रहे हैं कि अब 1500 रुपए के ऊपर की इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। जो इसके लिस्टेड जो पीयर्स हैं विश्व मोहन, ऑलमोस्ट जो वैल्यूएशन है जो सस्ता था, 40% डिस्काउंट पर ये शेयर था। तो लिस्टिंग के बाद जो वैल्यूएशन गैप था वो हम देखेंगे धीरे धीरे ब्रिज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो रिटेल का भी हिस्सा करीब 3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ, QIB का हिस्सा करीब 166 गुना सब्सक्राइब हुआ, ओवरऑल 54 गुने का सब्सक्रिप्शन हमने इसमें देखा था। कुछ चीजें मैं बता देता हूं। देखिए, ये कंपनी वैसे अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट सॉलिड है, इसके जो सीनियर मैनेजमेंट है वो काफी सालों से 20-20, 25-25 साल से इसके साथ हैं। सबसे बड़ा आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क है कंपनी का, करीब 1006 सर्विस सेंटर हैं, करीब 13,500 इनके पास इंजीनियर्स हैं, 4 कॉल सेंटर के जरिए कंपनी ऑपरेट करती है। और अगर मैं FY24 के अगर आपको नतीजे में बताऊं तो आप इंडस्ट्री के एवरेज से कहीं बेहतर इनके एबिडा मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। अगर इंडस्ट्री एवरेज 7% है तो इनका एबिडा मार्जिन करीब 10.5% था। इंडस्ट्री का औसत अगर 4.5% का नेट प्रॉफिट मार्जिन का है तो इनका 7% पर था। तो ये एक एडवांटेज इनके लिए जरूर है। और कई सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर ये मार्केट लीडर हैं। वॉशिंग मशीन में 33% का मार्केट शेयर है, रेफ्रिजरेटर में करीब 30% का, पैनल टेलीविजन में 27% का, इन्वर्टर AC में भी 20% के आसपास का मार्केट शेयर अकेले इनके पास है। लीडरशिप टीम के बारे में जरा मैं विश्व में बताता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि अगर जिसके पास इतनी सॉलिड लीडरशिप टीम हो, जो बरसों से, दशकों से किसी कंपनी के साथ हो और वही ग्रोथ को अल्टीमेटली ड्राइव करते हैं। संजय चितकारा चीफ सेल्स ऑफिसर हैं, 26 साल से कंपनी के साथ हैं। आशीष अग्रवाल चीफ मार्केटिंग ऑपरेटिंग ऑफिसर 25 साल से कंपनी के साथ। अतुल खन्ना चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर 21 साल से कंपनी के साथ हैं। और गगनजीत सिंह को कंपनी में 27 साल हो गए, जो कि चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर हैं। तो एक बढ़िया वैल्यूएशन और उसके बाद जबरदस्त सब्सक्रिप्शन, अच्छी लिस्टिंग गेन के लिए जो जिनको मिला है। अब बहुत मतलब अब इतनी भारी भरकम सब्सक्रिप्शन के बाद ये थोड़ी दिक्कत वाली बातचीत हो जाती है। अदरवाइज जिनको पास मिला है तो बिल्कुल आराम से अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए तैयार हो जाए। और मुझे लगता है कि उसके बाद भी शेयर रुकेगा नहीं और उसके बाद भी अच्छी तेजी दिखाने के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो ये LG को लेकर जानकारी का लिस्टिंग है। तो इसके बारे में, चूंकि ये सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला IPO था करोड़ रुपए के टर्म में, तो उसके लिहाज से ये बताना ये जरूरी हो गया था। लेकिन चलते ही अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ज़्यादा अब ट्रेड्स वगैरह नहीं लेंगे, करीब 2-2.5 मिनट के आसपास का समय शेष रह गया इस शो में। आज थोड़ा सा ना सबड्यूड रहा सत्र, एक रेंज का भी कारोबार हमने देखा और कहीं न कहीं चीन और अमेरिका के बीच में जो थोड़ी तनातनी बढ़ी है टैरिफ के मुद्दे पर, भारतीय बाजार भी उसके चपेट में आए हैं। निफ्टी 50 अंकों की हल्की सी गिरावट
पर आज क्लोजिंग देने जा रहा है। निफ्टी बैंक हर निशान में क्लोज करेगा, करीब 16-17 अंकों के आसपास की तेजी इस वक्त हम देख रहे हैं। आज के अगर हम शेयरों की बात करें जहां पर बड़ी तेजी दिखाई दी, टाटा इन्वेस्टमेंट करीब 7% चला, यूटीआई एमसी में करीब 4% की तेजी रही, बीएसई एक आउट परफॉर्मर रहा आज का, करीब 4% के आसपास की दमदार तेजी हमने देखी। 100 रुपये आज बीएसई ने जोड़ लिए। इसके अलावा कैपिटल मार्केट की बात करें तो हमने देखा कि मोतीलाल ओसवाल के शेयर में करीब 3.5% के आसपास की तेजी रही। टोरेंट पावर हमारे एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया था आज बाजार खुलने के साथ ही टोरेंट पावर में करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा हमने देखा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन में 3.5% के आसपास की तेजी रही। तो ये कुछ चढ़ने वाले शेयर रहे। जहां पर कमजोरी रही KIOCL, इसमें हमने कमजोरी देखी 5% की। टाटा कम्युनिकेशन में हमने देखी करीब 4% के आसपास की नरमी। रेडिंगटन का शेयर करीब 4% टूटा है। वोडाफोन आइडिया में करीब 3.5-4% के आसपास की गिरावट हमने देखी। इसकी हियरिंग जो थी वो टल गई है। तो ये कुछ शेयर रहे जहां पर आज हमने नरमी देखी। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के आप देखेंगे कि 12 में से आज 5 शेयर कमजोर रहे, 7 शेयरों में तेजी दिखी और जाते जाते आईसीसी बैंक का शेयर भी हर निशान में हम देखने की वापसी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा निराश करने वाला रहा है, क्योंकि अगर 900 शेयर चढ़े हैं तो करीब 1900 शेयरों में आज के सत्र में हमने गिरावट होते हुए देखी है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में आज आप देखेंगे कि जो टॉप गेनर रहा वो रहा अडानी पोर्ट, करीब 2% के आसपास की तेजी हमने देखी है। बजाज फाइनेंस, ये शेयर हमारे एक्सपर्ट्स के डार पर था, 1.5% के आसपास की तेजी बजाज फाइनेंस में। बजाज ऑटो भी रिकमेंड हुआ आपको, 1.5% की तेजी है बजाज ऑटो में हम देख रहे हैं और ये निफ्टी के टॉप गेनर है। जहां पर कमजोरी रही, टाटा मोटर में आज डीमर्जर के बेनिफिट्स के लिए शेयर खरीदने का आज आखिरी दिन था। 14 अक्टूबर जो है वो रिकॉर्ड डेट है डीमर्जर की। इनका जो कमर्शियल व्हीकल वाला जो बिजनेस है वो अलग हो रहा है और ये जो कंपनी रह जाएगी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, इसका नाम हो जाएगा। टाटा मोटर्स लिमिटेड वो कमर्शियल व्हीकल वाला डिवीजन हो जाएगा। 1:1 का ये रेशियो था, 1 पर 1 शेयर मिल रहे हैं। लेकिन आज हमने कमजोरी देखी टाटा मोटर के शेयर में 2% के आसपास की। इन्फोसिस विप्रो में भी आज कमजोरी रही एचसीएल टेक के नतीजों से पहले। तो आईटी ने थोड़ा मूड खराब करने का बाजार का आज का काम जरूर किया है और कुछ कंजम्पशन वाले शेयर भी आज निराश किए। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, HUL, ये तमाम शेयर आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। क्लोजिंग हो गई है, निफ्टी बंद हुआ है करीब 48 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है 4-5 अंक ऊपर। मार्जिनली हम देख रहे हैं कि किसी तरह से हरे निशान में आ गया है। हालांकि लोअर लेवल से करीब 300 अंकों के आसपास की रिकवरी हमने देखी है। तो आज पहला दिन, देखते हैं कि आज रात तक ट्रंप की तरफ से और क्या आता है टैरिफ के फ्रंट पर, चाइना की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है नहीं आता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। कल का दिन बड़ा क्रूशल है। एचसीएल टेक के नतीजों पर बाजार रिएक्शन देगा और एलजी की लिस्टिंग पर भी बाजार की नजर रहेगी, जो कि अच्छी होने की उम्मीद है। फिलहाल इस शो को यहीं समेटेंगे। बहुत शुक्रिया नीलेश जी और श्रीकांत जी आपका समय देने के लिए। फिलहाल सृष्टि को और विश्वमोहन को और मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। नमस्कार।